Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. So पिछले क्लास में हमने सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन टाइम की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। सो आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं। देखो, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है, अच्छा ये क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। यस। ओके ओके। तो देखो यहाँ पर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि the magnetic material can be easily magnetized and demagnetized। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये इजीली मैग्नेटाइज भी होता है एंड डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, क्योंकि इसका जो रिटेंटिविटी एंड कोएरिसिविटी है वो कम होता है, ये हम जानते हैं। फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। ये इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो। अब सेकंड पॉइंट क्या है, दे हैव हाई परमिएबिलिटी। सॉफ्ट मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है इसका जो परमिएबिलिटी होता है वो हाई होता है। तो हाई परमिएबिलिटी होता है, इसके वजह से हम ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसको हम एज अ ट्रांसफार्मर कोर और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका परमिएबिलिटी जो है हाई होता है। ठीक है, हाई होता है, इसके वजह से इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो कम होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट पे हमने दिखाया है। ठीक है। सो फॉर हार्ड मटेरियल दे हैव लो परमिएबिलिटी। हार्ड मटेरियल के लिए परमिएबिलिटी लो होता है, ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड वन इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज नॉट हाई। इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के, ये एनर्जी हाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हार्ड मटेरियल जो होता है उसके लिए जो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होगा वो उसका वैल्यू हाई होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, इसका जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है लो हिस्टैरिसीस लॉस ड्यू टू स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप। इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा लो होगा एज कम्पेयर टू हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है वो लूप का एरिया जो होता है स्मॉल होता है। उस लूप का एरिया जो होता है स्मॉल होता है, और एरिया स्मॉल मतलब उसका हिस्टैरिसीस लॉस स्मॉल, क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, है ना? ये तो हमने देखा ही है। तो इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा लो होगा। ठीक है, एंड हिस्टैरिसीस लूप लूप का जो एरिया होगा स्मॉल होगा। ठीक है, एंड हार्ड मटेरियल के लिए क्या होता है, इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो लार्ज होगा। क्यों लार्ज होता है? क्योंकि हार्ड मटेरियल के लिए इसका हिस्टैरिसीस जो लूप होगा वो लार्ज होता है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, इसका जो कोएर्सिविटी, का कोएर्सिविटी कोएर्सिविटी एंड इसका जो रिटेंटिविटी होता है, रिटेंटिविटी आर स्मॉल। ओके, आर स्मॉल। इसका जो कोएर्सिविटी होगा एंड रिटेंटिविटी होगा ये स्मॉल होगा एज कंपेयर टू हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, इसका कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी
क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज होगा। क्यों लार्ज होता है ये हमने देखा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इसका जो एडी करंट लॉस होगा, द एडी करंट loss is small due to its high resistivity. ओके, ये जो सब मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, हम जानते हैं। तो इसका रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या होगा? इसका जो एडी करंट है, एडी करंट के लिए ऑपोजिशन भी उतना ज्यादा मिलता है। तो एडी करंट के लिए जो लॉस होता है, लॉस हमने देखा है जब एडी करंट को हमने डिस्कस किया था, तब हमने दिखाया था इसका जो एडी करंट लॉस होता है जैसे कि I²R। तो I² लॉस यहाँ पर कम होगा फॉर सब मैग्नेटिक मटेरियल। एडी करंट लॉस स्मॉल ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा? इसके लिए जो एडी करंट लॉस होगा लार्ज होगा। द एडी करंट लॉस is high due to its low resistivity. Okay, इसका रेजिस्टिविटी लो होता है, तो रेजिस्टिविटी लो होगा तो I²R जो लॉस होगा, करंट तो ज्यादा होगा, तो I² लॉस जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? वो हाई होगा। ठीक है, तो एडी करंट लॉस यहाँ पर हाई होता है। सो ये हो गया छठा पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डोमेन वॉल्स आर इजी टू मूव। द डोमेन वॉल आर walls are easy to move। इसका जो डोमेन वॉल्स होता है वो इजीली मूव होता है, इसलिए वो इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो डोमेन वॉल होगा वो इजीली मूव नहीं होता है। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ डोमेन वॉल, द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ डोमेन वॉल द मूवमेंट ऑफ डोमेन वॉल मस्ट बी प्रिवेंटेड। ठीक है, मस्ट बी मस्ट बी प्रिवेंटेड। ये हो गया 7th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूजेस। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? तो इसको हम बेसिकली जो हमारा जो एसी मशीन होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, मोटर होता है, जनरेटर होता है, इसका जो कोर है वो कोर मटेरियल किसका बनता है? सब मैग्नेटिक मटेरियल का ही बनता है। ठीक है, हम जानते हैं ज्यादातर हम सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं, है ना? तो दे आर used in electric motor, generator, transformer, relay, etc. Okay, relay, etc. And ये जो हार्ड मटेरियल है, ये हार्ड मटेरियल हम कहाँ पर यूज करते हैं? ये हार्ड मटेरियल हम ज्यादातर जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, सो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे हम यूज करते हैं, लाउड स्पीकर पे हम यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देंगे दे आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर,
इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा पीएमएमसी है, पीएमएमसी मटेरियल मेजरमेंट में हम डिस्कस किए थे। पीएमएमसी में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ज्यादातर क्या करते हैं, जो हम डीसी में यूज करते हैं। पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट जो यूज होता है वो किससे बनता है, हार्ड मटेरियल से बनता है। सो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जहां जहां पर परमानेंट मैग्नेट यूज होता है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट, ओके, परमानेंट मैग्नेट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। एंड पॉइंट नंबर 9, जैसे कि इसका एक कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हार्ड सॉफ्ट मटेरियल जो होता है, जैसे कि आयरन सिलिकॉन का जो एलॉय होता है, आयरन सिलिकॉन एलॉय, आयरन सिलिकॉन एलॉय, फेरस निकेल एलॉय, ठीक है, फेरस निकेल एलॉय, ये क्या होता है, एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। वैसे ही जिससे परमानेंट मैग्नेट बनता है, मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल होता है, जैसे कि हम जानते हैं कॉमन एक मटेरियल होता है एलनिको, एलनिको, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टेन स्टील, टंगस्टेन स्टील, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, ये सारे के सारे क्या होता है, ये सारे के सारे जो हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है उसका एग्जांपल। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने मिड सेम में दिया था शायद। जो टंगस्टन स्टील होगा, क्रोमियम स्टील होगा, कार्बन स्टील होगा, एल्निको, ये सारे के सारे क्या होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो यही कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द हार्ड मैग्नेटिक एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा और एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि क्या है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली होता होता क्या है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में हमने क्या देखा था, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है, हमने देखा है। और फिर ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, हमने देखा है, जो डोमेन के अंदर रहता है, ऐसा होता है ना। ये फेरो के लिए होता है, क्या होता है फेरो के लिए। एंटी फेरो के लिए हमने क्या देखा है, इक्वल एंड एंटी पैरेलल, इक्वल एंड एंटी पैरेलल। क्या होता है, ये एंटी फेरो के लिए होता है, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन स्पिन के वजह से ही होता है, ठीक है। वैसे ही और एक मटेरियल होता है जो क्या होता है, उसका जो डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होगा, वो डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल तो होगा, लेकिन जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है। लेकिन जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो एंटी पैरेलल तो होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अनइक्वल होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अनइक्वल होगा। मतलब कि एक डायरेक्शन में मान लो कि नंबर ऑफ जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कम होगा, ठीक है। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। जैसे कि हम देखते हैं, देखो
मान लो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर हमने 15 डाइपोल मोमेंट को दिखाया है, ठीक है। 15 डाइपोल मोमेंट में से देखो, देखो इसका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 में से देखो 9 मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में हमने फील्ड को अप्लाई किया है। सो इसमें से 9 डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो रहा है, एंड इसमें से बाकी 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंटी फेरो के साथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका डिफरेंस यही है, यहाँ पर इक्वल एंड एंटी पैरेलल होगा, इक्वल एंड एंटी पैरेलल, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ पर जितना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दिशा में होगा, ऑपोजिट दिशा में उतना ही डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल एंड एंटी पैरेलल होता है फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है वहां पर क्या होता है, एंटी पैरेलल तो रहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अनइक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये फेरी हो गया, ये फेरो है, ये एंटी फेरो है, ठीक है। सो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, देखो क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक, ओके। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने कहा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल definition is in which the magnetic dipoles of the atom on various substances are opposed, as in anti-ferromagnetic, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की तरह ही इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का वो अपोजिट होता है, ठीक है, अपोज होता है। but the opposing moments means dipole moments, opposite moments are unequal in magnitude in ferromagnetic material. ओके, फेरोमैग्नेटिक। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एंटी पैरेलल रहता है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड क्या होता है, अनइक्वल होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब
एंटीमेरो जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, डाया पैरा के लिए हमने प्रॉपर्टीज देखे हैं, सो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज को हम अब डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी फेरो, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एंटी पैरेलल रहता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही देखा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द डाइपोल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द डाइपोल आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल and are and are not equal, and are not equal in magnitude, in magnitude. डाइपोल मोमेंट आर नॉट डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल तो है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और नॉट इक्वल। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका परमिएबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी हाई होता है, यही इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसका परमिएबिलिटी भी हाई रहता है एंड इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई रहता है। सो दे हैव हाई permeability, they have high permeability, permeability and high resistivity, high resistivity। इसका जो परमिएबिलिटी होगा एंड रेजिस्टिविटी होगा उसका वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, यहाँ पर परमिएबिलिटी हाई है ना, परमिएबिलिटी हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है। तो हाई रेजिस्टिविटी होगा तो क्या होगा? एडी करंट लॉस इस मटेरियल के लिए कम होता है। हाई परमिएबिलिटी होगा तो क्या होगा? इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लो एडी करेंट, लो एडी करेंट लॉस एंड लो एडी करंट लॉस एंड लो hysteresis loss, लो एडी करंट लॉस एंड लो hysteresis लॉस। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, इसका मैग्नेटाइजेशन स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो लार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हम देखेंगे आगे जाके कि इसका ससेप्टिबिलिटी हो जो है वो पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। ठीक है, उसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन is larger even for small external even for small external field। ठीक है, स्मॉल एक्सटर्नल फील्ड। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, हमने बताया इसका ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। so the susceptibility
is positive and large। इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है पॉजिटिव एंड लार्ज होगा, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट क्या है? ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल बिलो क्यूरी टेम्परेचर ये मटेरियल तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम इसका जो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे या तो फिर इसको गर्म करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखा था, क्यूरी टेम्परेचर के बाद एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, तो ये मटेरियल भी अबव क्यूरी टेम्परेचर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। मतलब कुछ कुछ मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो शो करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे क्या होगा, वो मटेरियल फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। वो आप देखते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द they behave as paramagnetic, they behave as paramagnetic and ferrimagnetic, they behave as paramagnetic and ferrimagnetic material respectively above and below Curie temperature, ठीक है। above देखो, they behave as paramagnetic and ferrimagnetic material respectively above and below Curie temperature, ओके। Curie temperature, तो इसका जो टेम्परेचर एंड ससेप्टिबिलिटी का जो कर्व है, जैसे कि हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने देखा था, वैसे ही इसका जो कर्व बनेगा, ठीक है, इसका जो कर्व बनता है जैसे कि क्या होता है, ठीक, तो एक साइड टेम्परेचर, एक साइड अगर काई को ले लेते हैं, तो हमने देखा है ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व बेसिकली पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, इसका ससेप्टिबिलिटी घट जाता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। लेकिन जब भी ये वाला पाथ फॉलो करेगा, मतलब इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हमने बताया था, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर के बिलो क्यूरी टेम्परेचर ये जो मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होगा, वो इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। ये सर्व वाला जो पाथ है, ये सर्वली इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, सर्वली इसका जो ससेप्टिबिलिटी है सर्वली इंक्रीज कर रहा है बिलो क्यूरी टेम्परेचर, बट बट क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, ये फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन हमने देखा है एंटी फेरो के लिए, क्या देखा है, एंटी फेरो के लिए यही वाला सेम कर्व है, जो एक तरफ टेम्परेचर ले लेते हैं, एक तरफ ससेप्टिबिलिटी ले लेते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, ये मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नील टेम्परेचर कहते हैं। हमने दिखाया था नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर के
बिलो नील टेम्परेचर ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। सो ये यहाँ पर जो हमने देखा है ये फेरो के लिए है, ठीक है, ये एंटी फेरो के लिए है, एंटी फेरो के लिए है। लेकिन यही यही वाला का आपको देखो, यही वाला का आपको देखो कि जब हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस कर रहे हैं तब हम यहाँ पर जैसे कि एंटी फेरो के लिए हमने नील टेम्परेचर को कंसीडर किया है, लेकिन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए फिर हमें क्यूडी टेम्परेचर को ही कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, हम क्यूडी टेम्परेचर को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हम ले लेते हैं, ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, फेरी, ठीक है। सो फेरी के लिए अगर क्या होगा, एक साइड अगर हम टेम्परेचर को ले लेंगे, एक साइड काई को ले लेंगे, तो मान लो ये वाला जो कर्व है, ये वाला, ये क्या है, पैरा के लिए है, ठीक है, ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट हमारा पीसी है, क्यूरी टेम्परेचर। इस पॉइंट के नीचे जो होगा वो अब इस बात को फॉलो करेगा, इस बात को फॉलो करता है। जैसे कि हमने देखा है एंटी फेरो के लिए जो कर्व बनेगा, फेरी मैग्नेटिक के लिए भी कर्व उसी तरह से ही बनता है, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एंटी फेरो के लिए नील टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम क्यूरी टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। मतलब एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, इसका ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करेगा अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, किस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा उस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर ही यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर है। सो यहाँ पर हम इसलिए लिखा है कि जो दे बिहेव एज पैरामैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पेक्टिवली अबव एंड बिलो क्यूरी टेम्परेचर। ओके, तो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे ये फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा एंड क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर एंड ससेप्टिबिलिटी का जो कर्व है। अब हम देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका जो एग्जांपल होगा, जैसे कि आयरन ऑक्साइड के साथ अगर हम मेटल को ऐड कर देंगे, किसी भी मेटल, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एम क्या होता है, एम एनी टाइप ऑफ मेटल, ठीक है, एंड Fe2O4, ठीक है, आयरन का जो ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होगा, आयरन के ऑक्साइड के साथ एक मेटल को अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम फेराइट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फेराइट, इसको हम फेराइट कहते हैं, ठीक है। तो एम आयरन का एक ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, फेराइट कहते हैं। और ये जो एम है, एम एनी टाइप ऑफ मेटल, जैसे कि ये जिंक भी हो सकता है, जेडन हो सकता है, निकेल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, एनी टाइप ऑफ मेटल, जो मेटल यहाँ पर हम ऐड करेंगे उस फेराइट का नाम क्या हो जाएगा, जिंक फेराइट। अगर मान लो यहाँ पर जेडन को ऐड कर दिया, जेडन Fe2O4, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो गया जिंक फेराइट, ठीक है, जिंक फेराइट। अगर यहाँ पर हम निकेल को ऐड कर देंगे, निकेल NiFe2O4, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निकेल, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे निकेल फेराइट, ठीक है। ऐसे ही जो मेटल यहाँ पर हम ऐड कर देंगे उस फेराइट को उस मेटल के नाम से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, उस मेटल का यहाँ पर अगर क्रोमियम ऐड कर दे तो क्रोमियम फेराइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही फेराइट है। फेराइट क्या है, फेराइट एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल ही है जो कि एक मेटल के साथ आयरन ऑक्साइड को मिला के जो बनता है वही फेराइट होता है, ठीक है। तो इसको हम फेराइट कहते हैं। सो अब इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि फेराइट कहाँ पर यूज होता है, ये हमने कई बार सुना है, तुम लोग भी पढ़ चुके हो कि हाई फ्रीक्वेंसी को जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पर हम फेराइट को यूज करते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। और सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन जहां पर है वहां पर हम फेराइट को यूज करते हैं, ठीक है, और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करते हैं। तो इसका अगर यूजेस हम देखेंगे,
अच्छा, अभी सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, अगर कट जाएगा तो फिर 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? तो इसका यूजेस क्या है? तो यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ओके?